भगोड़े तानाशाह निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाने के लिए यह अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता का सबसे आश्चर्यजनक, प्रभावी और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था। कल तक जो तानाशाह महलों में राज किया करता था, आज वो न्यूयॉर्क की कड़कड़ाती ठंड में एक मामूली मुजरिम की तरह लंगड़ा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई कि आपका नाम भी वोटर लिस्ट से अचानक साफ हो गया। बजट की तारीख पर गहराते सस्पेंस और 65 साल पुराने आयकर कानून के हमेशा के लिए दफन होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हुकूमतों के ढहने से लेकर आपकी जेब और लोकतांत्रिक हक पर हुए इन सबसे बड़े प्रहारों के पीछे का सच होश उड़ा देगा। वीडियो में आज बात करेंगे इन्हीं जरूरी मुद्दों पर जिनका जानना आपके और हमारे देश के लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर, जिसकी हुकूमत के सामने वेनेजुएला का सूरज भी सिर झुकाया करता था और जिसके एक इशारे पर हजारों की फौज मौत के मुंह में कूदने को तैयार रहती थी। आज उसी तानाशाह को न्यूयॉर्क की कड़कड़ाती ठंड में एक मामूली मुजरिम की तरह लंगड़ाते हुए देखा गया। ये नजारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सबसे बड़े उलटफेर का गवाह है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जिद और ताकत से मुमकिन कर दिखाया। भगोड़े तानाशाह निकोलस मादुरो को न्याय के कटघरे में लाने के लिए यह अमेरिकी सैन्य शक्ति और क्षमता का सबसे आश्चर्यजनक, प्रभावी और शक्तिशाली प्रदर्शनों में से एक था। हम देश तब तक चलाएंगे जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और समझदारी भरा बदलाव नहीं कर लेते, और यह समझदारी भरा होना चाहिए क्योंकि यही हमारा मूल सिद्धांत है। हमें वेनेजुएला के महान लोगों के लिए शांति, स्वतंत्रता और न्याय चाहिए, और इसमें वे कई वेनेजुएलाई भी शामिल हैं जो अब संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और अपने देश वापस जाना चाहते हैं। ये उनकी मातृभूमि है। हम ये जोखिम नहीं उठा सकते कि कोई और वेनेजुएला पर कब्जा कर ले जिसके मन में वेनेजुएला के लोगों का भला न हो। दशकों से ऐसा ही होता आया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम अब उस मुकाम पर हैं और लोग जो बात नहीं समझते, लेकिन जब मैं ये कहता हूँ तो वे समझ जाते हैं। हम अब वहाँ हैं, लेकिन हम तब तक रहेंगे जब तक उचित बदलाव नहीं हो जाता। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक एक सही बदलाव नहीं हो जाता। जैसा कि सब जानते हैं, वेनेजुएला में तेल का कारोबार लंबे समय से पूरी तरह ठप रहा है। वे उसकी तुलना में लगभग कुछ भी नहीं निकाल रहे थे जो वे निकाल सकते थे और जो हो सकता था। हम अपनी बहुत बड़ी अमेरिकी तेल कंपनियों को, जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, वहां भेजेंगे, अरबों डॉलर खर्च करवाएंगे, बुरी तरह टूटे हुए तेल के बुनियादी ढांचे को ठीक करवाएंगे और देश के लिए पैसा कमाना शुरू करवाएंगे। अवैध तानाशाह मादुरो अमेरिका में घातक अवैध ड्रग्स की भारी तस्करी करने वाले एक विशाल आपराधिक नेटवर्क का सरगना था। सोमवार 5 जनवरी 2026 की उस दोपहर ने दुनिया को वो मंजर दिखा दिया जिसकी कल्पना खुद निकोलस मादुरो ने अपने सबसे बुरे ख्वाब में भी नहीं की। फोर्ट प्यूना के उस अभेद्य सैन्य किले में जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां से अमेरिकी कमांडोज ने मादुरो को किसी साधारण अपराधी की तरह दबोच लिया और न्यूयॉर्क की सड़कों पर लाकर पटक दिया। आज मादुरो के शरीर पर वो राजसी ठाट बाट वाले लिबास बिल्कुल नहीं है, बल्कि कैदियों वाले भूरे रंग का जंप सूट नजर आ रहा है। पैरों में वही भद्दे जूते हैं। मादुरो का वो लंगड़ा कर चलना साफ गवाही दे रहे हैं कि ट्रंप के हंटर ने उनके गुरूर और उनकी सेहत दोनों की धज्जियां उड़ा दी। जो शख्स कभी सोने की परत चढ़ा हुआ स्टेक खाता था और प्राइवेट जेट्स में दुनिया की सैर किया करता, आज उसके चेहरे की बेबसी और आंखों की लाचारी ये चीख चीख कर कह रही है कि वक्त का पहिया घूम चुका है। मैनहट्टन की संघीय अदालत के भीतर का माहौल इतना भारी था कि वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थम गई थी। 92 साल के दिग्गज जज अल्विन के हेल्स्टीन के सामने जब मादुरो को पेश किया गया तो वे किसी सुल्तान की तरह नहीं बल्कि एक टूटे हुए इंसान की तरह, एक मुजरिम की तरह नजर आए। ट्रंप ने मादुरो की उस रॉयल जिंदगी का ऐसा हिसाब लिया कि आज वेनेजुएला का ये पूर्व बादशाह न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी पहचान के लिए मोहताज दिख रहा है।
कोर्ट रूम में मदुरो ने खुद को संवैधानिक राष्ट्रपति बताते हुए दलीलें तो दी, लेकिन उनकी लड़खड़ाती आवाज में अब वो रुतबा बिल्कुल भी नहीं बचा जो कि ट्रंप प्रशासन पर वो कभी दिखाया करते थे। ट्रंप प्रशासन ने उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग तस्करी के ऐसे गंभीर आरोप जड़े जिनकी सजा सिर्फ और सिर्फ सलाखों के पीछे ही नजर आती है, सलाखों के पीछे खत्म होती है। मदुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जो कि कभी आलीशान महलों में रानी की तरह रहा करती थी, आज खुद को अमेरिकी कस्टडी में पाकर सन्न है। ट्रंप ने दिखा दिया कि जब वे बदला लेने पर आते हैं तो दुनिया के नक्शे से किसी भी तानाशाह का वजूद मिटा सकते हैं। मदुरो को फोर्ट ट्यूना से घसीटकर पहले एक अमेरिकी युद्धपोत और फिर सीधे न्यूयॉर्क की एमडीसी ब्रुकलिन जेल को काल कोठरी में तब्दील करना, उस काल कोठरी में डालना दिखाता है कि ट्रंप दुनिया भर में कितनी मजबूत हैसियत रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ये वो सबक है जिसे सदियों तक याद रखा जाना है। ये वही जेल है जहां दुनिया के सबसे खूंखार ड्रग माफिया अपनी आखिरी सांसें गिना करते हैं। मदुरो की वो राष्ट्रीय जिंदगी जहां पर आम जनता दाने दाने को तरस रही थी और वे अपने करीबियों के साथ महलों में पार्टियां करते थे, अब एक धुंधली याद बन चुकी है। न्यूयॉर्क की उस तंग कोठरी में अब मदुरो के पास ना तो कोई फौज है, ना ही कोई सुरक्षा घेरा। वहां सिर्फ ट्रंप का खौफ और अदालत की अगली तारीख है मदुरो की पेशी के लिए। मदुरो की पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को किसी युद्ध क्षेत्र की तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया, जो कि ये बताने के लिए काफी था कि ट्रंप ने इस शिकार को पकड़ने के लिए कितनी बड़ी बिसात बिछाई थी। 17 मार्च 2026 की तारीख मदुरो के लिए कयामत के दिन जैसी होगी, क्योंकि तब तक वे न्यूयॉर्क की उस अंधेरी कोठरी में अपने उन गुनाहों का हिसाब देंगे जो उन्होंने सत्ता के नशे में चूर होकर लगातार किए। ट्रंप ने मदुरो का वो हाल कर दिया कि आज दुनिया के हर तानाशाह के माथे पर पसीना आ गया और अब उनका डरना ट्रंप से कपकपाना शुरू हो गया है। सावधान, कहीं आपका नाम तो मतदाता सूची से कट नहीं गया। उत्तर प्रदेश में करीब 3 करोड़ लोगों के साथ वो हो गया जिसकी कल्पना उन्होंने बिल्कुल नहीं की थी। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी और इसमें 2.89 करोड़ वोटर्स के यानी कि मतदाता को सूची से बाहर कर दिया गया। अगर आप सोच रहे हैं कि आप सालों से वोट डाल रहे हैं इसलिए आपका नाम सुरक्षित होगा, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। इस बड़ी छटनी के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया, लेकिन आपके पास अब भी एक मौका है। 6 फरवरी तक वो समय है जो तय करेगा कि आने वाले चुनाव में आप अपनी उंगली पर स्याही लगवा पाएंगे या नहीं। अगर आपका नाम भी इस लिस्ट से गायब है तो घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि 1 महीने के भीतर एक छोटा सा कदम उठाकर आप अपना खोया हुआ लोकतांत्रिक अधिकार वापस पा लेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया कि जिन वोटर्स के नाम इस ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए वे 6 जनवरी 2026 से लेकर 6 फरवरी 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प खोले गए। 11 जनवरी का दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उस दिन सभी बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि BLO अपने अपने बूथ पर पूरी वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाएंगे। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं तो आपको करना है voters.eci.gov.in पर विजिट। ये है वेबसाइट। इसके अलावा ECINET ऐप आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। दोनों नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ आपको अपनी जरूरत के हिसाब से फॉर्म चुनना होगा। नए वोटर्स के लिए फॉर्म नंबर 6 है, वहीं पर किसी पुराने नाम पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटवाने के लिए फॉर्म नंबर 7 और पते में बदलाव या फिर सुधार के लिए फॉर्म नंबर 8 का आपको इस्तेमाल करना होगा। नाम जुड़वाने के लिए, सुधार के लिए आपको कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला दस्तावेज केंद्र या राज्य सरकार या किसी PSU कंपनी द्वारा जारी की गई फोटो पहचान पत्र, मान्य अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया आपका जन्म प्रमाण पत्र, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी 10वीं की मार्कशीट या फिर शैक्षिक दस्तावेज, सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया गया OBC या फिर अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड। लेकिन याद रहे कि ये आपकी सिर्फ पहचान का जरिया है, नागरिकता का कोई ये प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जमीन से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज या स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया पारिवारिक रिकॉर्ड भी आप दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप तकनीक के साथ सहज नहीं है तो ऑफलाइन प्रक्रिया भी उतनी ही सरल है। बस आपको BLO के पास जाना होगा, फॉर्म भरना होगा। यदि आपका नाम लापता है और आप उसे वापस जुड़वाना चाहते हैं तो 2003 की SIR लिस्ट में अपने शामिल होने का आपको प्रमाण या फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित कोई दस्तावेज दिखाकर आप अपना दावा पेश कर पाएंगे। याद रखिए, 6 फरवरी के बाद आपके पास कोई मौका नहीं बचेगा। यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी मतदाता सूची की जांच करें और अगर नाम कट गया है तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं, ताकि
ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। आज ही चुनाव आयोग की वेबसाइट या अपने बीएलओ से संपर्क करें और अपना नाम वोटर लिस्ट में वापस पाएं। क्या इस बार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश नहीं होगा? क्या मोदी सरकार ने सालों पुरानी परंपरा तोड़ दी? पुरानी परंपरा को बदलते हुए बजट की नई तारीख को आगे बढ़ाने का मन बना लिया? ये वो सवाल है जिन्होंने इन दिनों देश भर के गलियारों में हलचल पैदा कर रखी है। वित्त वर्ष 2026-27 का बजट जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता और उलझनें दोनों ही बढ़ रही है। हर साल 1 जनवरी को आने वाले बजट को लेकर इस बार एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिसने सोशल मीडिया से लेकर दफ्तरों तक में बहस छेड़ दी। क्या इस बार निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में अपना बजट पेश नहीं करेंगी? देश का बजट 1 फरवरी को पेश नहीं होगा क्या? अब आपको बताते हैं कि वो पेश होगा या नहीं। संसद में अपना पिटारा निर्मला सीतारमण खोलेंगी या नहीं खोलेंगी? देश को सोमवार का क्या इंतजार करना पड़ेगा? ये सारे जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में मिलने वाले हैं। इसमें अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है, और कंफ्यूजन है कैलेंडर। साल 2026 में 1 फरवरी को रविवार पड़ गया और ये वही पेंच है जिसने सरकार और जनता दोनों को सवाल या कटघरे मिला दिया, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी। लोग सोच रहे हैं कि क्या छुट्टी वाले दिन संसद की कार्यवाही होगी, क्योंकि आमतौर पर रविवार और शनिवार ये वो 2 दिन होते हैं जहां संसद की कार्रवाई नहीं देखने को मिलती। आमतौर पर रविवार को संसद बंद रहती है, इसलिए कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बजट को 2 फरवरी सोमवार तक टाल दिया जाएगा। भारत में 2017 के बाद से ही बजट 1 फरवरी को पेश करने की परंपरा शुरू हुई, ताकि नव वर्ष जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ठीक पहले बजट की पूरी प्रक्रिया और पास होने का काम निपटाया जा पाए। लेकिन अब रविवार की वजह से ये तारीख चर्चा का नया विषय बनी है। हालांकि अगर ऐतिहासिक तथ्यों को देखा जाए तो वीकेंड पर बजट पेश करना कोई नई बात है ही नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खुद 2025 का बजट शनिवार को पेश किया। उससे ठीक पहले अरुण जेटली ने 2015 और 2016 में भी शनिवार को बजट पेश किया है। ये साबित किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वीकेंड पर भी कार्यवाही हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2016 में तो बजट रविवार के दिन ही पेश किया गया था, क्योंकि वो लीप ईयर था। यानी सरकार के पास पहले से ही ऐसे उदाहरण हैं जो कि ये बता रहे हैं कि बजट 1 फरवरी 2026 को ही पेश किया जा सकता है। रविवार होने के बावजूद भी कोई परंपरा तोड़ी नहीं जाएगी, रविवार को ही बजट पेश हो सकता है। इस बजट के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा जो देश के इतिहास में दर्ज होना है। अगर निर्मला सीतारमण इस बार भी बजट पेश करेंगी तो ये उनका लगातार 9वां बजट होगा और वो ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश किया हो। और अब तक सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है, जिन्होंने अलग अलग समय पर कुल 10 बजट पेश किए थे। लेकिन सीतारमण लगातार बजट पेश करने के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली हैं और यही उम्मीद 1 फरवरी 2026 को लगाई जा रही है। फिलहाल वित्त मंत्रालय में बजट की तैयारियां तेज है। 1 फरवरी की तारीख को ही ध्यान में रखकर ये पूरी तैयारियां की जा रही है। हालांकि आधिकारिक ऐलान संसद के बजट सत्र की तारीखों की घोषणा के ठीक बाद होगा, लेकिन तब तक सस्पेंस बना रहेगा। आम आदमी के लिए बजट की तारीख सिर्फ एक आंकड़ा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उनकी जेब, टैक्स और महंगाई से जुड़े फैसलों का एक अहम दिन होता है, एक अहम पर्व होता है। निवेशक और आम जनता अब सरकार के अंतिम फैसले का इंतजार कर रहे हैं ताकि बजट की तारीख को लेकर बना ये बड़ा सस्पेंस खत्म हो पाए। क्या आप जानते हैं 1961 से चला आ रहा वो कानून जो कि आपकी गाढ़ी कमाई और टैक्स पर पहरा दिया करता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से आपकी सैलरी और आपके टैक्स का अंदाज पूरी तरह से बदलने वाला है। भारत की कर प्रणाली में एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव होगा, एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई जो कि दशकों पुराने सिस्टम को जड़ से मिटा देगा। 1 अप्रैल 2026 वो तारीख है जब भारत का करीब 65 साल पुराना आयकर अधिनियम 1961 इतिहास बन जाएगा और उसकी जगह लेगा नया आयकर अधिनियम 2025। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है ताकि टैक्स भरने की प्रक्रिया अब बोझ ना लगे, बल्कि एक आसान डिजिटल अनुभव बन जाए। इस नए कानून का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब आपको भारी भरकम कानूनी भाषा, जटिल फॉर्म्स के मक्कड़ जाल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सरकार का दावा है कि नया सिस्टम इतना सरल होगा कि एक आम आदमी बिना किसी पेशेवर मदद के अपना टैक्स खुद समझ पाएगा, समय से भर पाएगा।
इस नई व्यवस्था में सबसे ज्यादा चर्चा टैक्स स्लैब और छूट की हो रही है। 2026 की इस नई कर प्रणाली का सबसे चमकदार पहलू ये कि नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर आपको कोई आयकर नहीं देना होगा। हालांकि यहाँ एक बड़ा बदलाव भी है जिसे समझना हर करदाता के लिए जरूरी है। जहां एक तरफ टैक्स की दरें कम की गई और छूट की सीमा बढ़ा दी गई, वहीं दूसरी तरफ पुरानी व्यवस्था में मिलने वाले बीमा, होम लोन के ब्याज और अन्य निवेशों पर मिलने वाली कटौतियां यानी कि एग्जेम्पशन को इस नई व्यवस्था में जगह नहीं दी गई। इसका सीधा सा मतलब है कि अब आपको निवेश के कागजों का अंबार लगाने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। बस अपनी सीधी कमाई बताओ और कम दर पर टैक्स देकर फ्री हो जाओ। सरकार का लक्ष्य टैक्स विवादों को कम करना, रिफंड की रफ्तार को तेज करना, जिससे टैक्स पेयर्स और अधिकारियों के बीच की तनातनी भी खत्म हो जाए। सिर्फ आयकर ही नहीं बल्कि 2026 का साल जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के मोर्चे पर भी बड़े सुधारों का गवाह बनेगा। सितंबर 2025 में लागू हुए नए जीएसटी ढांचे का ये पहला पूरा वित्तीय वर्ष होगा, जिसका मतलब ये कि टैक्स दरों में स्थिरता रहेगी और पिछले साल 375 से ज्यादा वस्तुओं पर घटाई गई दरों का सीधा फायदा आम जनता को मिलता रहेगा। वहीं विदेशी व्यापार करने वालों के लिए कस्टम ड्यूटी के स्लैब घटाकर सिर्फ 8 कर दिए गए और फीसलेस असेसमेंट को अनिवार्य बना दिया गया। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, आयात निर्यात की प्रक्रिया पारदर्शी होगी। अगर आपकी जेब पर पड़ने वाले असर की बात करें तो 2026 में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते होने की उम्मीद है। बजट में इनसे बड़ी उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसे उत्पाद आपकी जेब पर भारी पड़ते रहेंगे। कुल मिलाकर 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला ये नया टैक्स युग भारत को एक पारदर्शी और डिजिटल आर्थिक शक्ति बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम साबित होगा। तो ये थी आज देश की वो बड़ी खबरें जिनका जानना आपके, हमारे और पूरे देश के लिए बेहद जरूरी था। मेरा नाम है मुकुंद। आप बड़ी खबरों और तमाम ताजा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.